संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। लेकिन यूपी के सियासी इतिहास में शिक्षा और भिक्षा में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं रहा है। हालांकि साल 2017 के बाद तस्वीरें बदली हैं। शिक्षा पर जोर भी दिया गया है और उसे प्रायोरिटी में भी रखा गया है। आज हम चलते चलते यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के यहाँ पहुँचे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पहला सवाल तो यही है कि अचानक से यूपी शिक्षा का केंद्र कैसे बन गया? देखिए, जब नेतृत्व मजबूत होता है और नेतृत्व के अंदर क्षमता होती है देश और प्रदेश को आगे लेकर के जाने के लिए, तो उसका जो मूल मंत्र होता है और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो देश के लिए शिक्षा होती है। शिक्षा जब तक सशक्त नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, जैसा कि आपने स्वयं कहा कि शिक्षा का मजबूत होना प्रदेश को और देश को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाता है। हमने फोकस किया जब से हमारी सरकार बनी 2017 में उत्तर प्रदेश में, और केंद्र में भी 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व की सरकार बनी, तब से हमने शिक्षा में बदलाव लाना प्रारंभ किया और आज ये यात्रा 2026 तक पहुंच चुकी है। और हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह से बदलाव किया है, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। और जो बदलाव आज हम सब लोग देख रहे हैं कि परिषदीय विद्यालयों की पूरी तरह से तस्वीर आज बदल दी गई। परिषदीय विद्यालयों में जो सुविधाएं पहले उपलब्ध होती थीं, आज उन सभी सुविधाओं में पूरी तरह से हम एक कायाकल्प देखते हैं। और इसीलिए हमने ऑपरेशन कायाकल्प को प्रारंभ किया, और जिसके माध्यम से 2017 में 19 डिफरेंट पैरामीटर्स को हम सब लोगों ने चिन्हित किया, जिसके ऊपर कार्य करना प्रारंभ किया गया। और आज मुझे बताते हुए खुशी है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 1,32,000 से अधिक परिषदीय हमारे विद्यालय हैं। उन सभी परिषदीय विद्यालयों में जो हमने 19 डिफरेंट पैरामीटर्स तय किए थे, उसमें 97% आज हम लोग जो कार्य है उसको पूर्ण कर चुके हैं, और सभी मूलभूत सुविधाएं आज हमारे सारे परिषदीय विद्यालयों में पहुंच चुकी हैं। चूँकि आपने विदेशों से शिक्षा प्राप्त की है, यूपी में इंफ्रास्ट्रक्चर को जो बदल रहे हैं शिक्षा के, काफ़ी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की बात होती है, वो पढ़ाई काम आती है विदेशों में जो पढ़ाई की है आपने? देखिए, पारदर्शिता होनी चाहिए हर एक चीज़ में। आप सिस्टम में बना करके अगर किसी चीज़ को लागू करते हैं, उसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, तभी किसी भी योजना को आप अच्छे से लागू कर सकते हैं। और मॉनिटरिंग भी तभी होती है जब उसके लिए आपके पास प्रॉपर संसाधन उपलब्ध हो। हम लोगों ने डिजिटल एजुकेशन को तो बढ़ावा दिया ही है, साथ साथ विभाग के अंतर्गत भी जो विभाग की जितनी भी व्यवस्थाएं होती थीं, उनको मॉनिटरिंग के लिए हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा सहारा लिया है। और इससे हमें विद्या समीक्षा केंद्र को हमने बना करके उत्तर प्रदेश के अंतर्गत प्रारंभ किया, जिससे हर एक विभाग की जो हमारी अलग अलग जानकारियां हैं उसको हम एकीकृत करते हुए एक ही स्थान पर विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से आज मॉनिटर कर पाते हैं, एनालाइज कर पाते हैं। हर एक चीज़ का डेली हम लोगों को अपडेट डेटा मिलता है, और कितना हम लोग किसी भी योजना को जो हमने डिपार्टमेंट के अंतर्गत बना करके लागू की, उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, हर एक चीज़ को हम सब लोग उससे मॉनिटर कर पाते हैं। आपके बारे में कहा जाता है ना ये चर्चा वाले मंत्री हैं ना खर्चा वाले मंत्री हैं, खामोशी से बड़ा काम कर जाते हैं। और अभी हाल ही में आपने एक अधिकारियों को निर्देश भी दिया कि CSR समिट कराने के लिए, CSR फंड से पैसे जुटाने के लिए, वो क्या था, कुछ बताएंगे? देखिए, हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपना योगदान देना चाहते हैं, और हमारे एलुमनाई बहुत सारे ऐसे हैं जो डिपार्टमेंट के लिए बेहतर कुछ अपना सहयोग करना चाहते हैं, तो एक उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की जब बात हुई, तो उसके लिए हम लोगों ने एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया, विद्यांजलि पोर्टल, जिसके माध्यम से लोग देश विदेश में रह करके लोगों को जो डिपार्टमेंट के लिए सहयोग देना चाहते हैं, आर्थिक रूप से कोई सहयोग देना चाहते हैं, वो उस पोर्टल के माध्यम से दे सकें। लेकिन जब देखा गया कि उसके माध्यम से लोगों में उतना प्रचार प्रसार उसका अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो मौके ढूंढते हैं, जिनको कोई अवसर चाहिए होता है कि हमसे किस जगह पे हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं एजुकेशन के सेक्टर में। तो इसको हम लोग फोकस करते हुए, केंद्रित करते हुए एक CSR की मीट को हम लोगों ने कराने के लिए अभी प्रपोज़ किया है, जो कि आने वाले समय में विदिन अ मंथ हम लोग इसको कोई डेट फिक्स करके प्रपोज़ करेंगे। सभी लोगों से जो हमारे साथ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनसे बातचीत चल रही है। तो ये सब लोग आकर के अपना जो इनका विज़न है वो भी हम लोगों को शेयर करें, किस तरह से इन लोगों ने काम किया एजुकेशन के सेक्टर में, जो उन्होंने अभी तक सहयोग दिया है वो आम लोगों तक भी पहुंच सके, वो उसको अपनी
चीज़ों को, अपने विजन को आम लोगों तक पहुंचा सके और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमारे विभाग को भी सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए जो भी अपनी तरफ से CSR के माध्यम से सहयोग दे सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं जो बहुत अच्छा सहयोग करना चाहती हैं, वो सहयोग कर सकेंगी। यूपी में बीते 9 सालों में एक बहुत बड़ा बदलाव जो आया है वो पलायन को लेकर है शिक्षा में। पहले पलायन बहुत होते थे, अगर आपसे मैं पूछूं तो कहाँ गैप था, नीति में या फिर नियत में? देखिए, नीति और नियत दोनों मिल करके ही चलती है और गैप किसी एक चीज़ में कहा जाए तो वो ठीक नहीं होगा। आप किसी भी चीज़ को अगर पॉलिसी को बनाते हैं तो उसको मॉनिटरिंग उसकी बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है और मॉनिटरिंग के साथ साथ आप किस तरह से उसको पारदर्शी तरीके से लागू करें, वो सारी चीज़ें बहुत आवश्यक होती है। तो कहीं ना कहीं पॉलिसीज़ तो बहुत बनती रहीं, बिगड़ती रहीं, लेकिन उसको लागू करने का मुझे लगता है कि जो तरीका था वो शायद उचित नहीं था। उसमें हम सब लोगों ने प्रयास किया कि जिस तरह से ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर हमारी सरकार ने काम किया, हर एक सरकार की योजना को बना करके लागू करते हुए उसको आम जन तक जिस तरह से हम सब लोगों ने पहुंचाने का प्रयास किया है, ये कहीं ना कहीं उसका नतीजा है कि आज हम सब लोग एक सफलतम रूप में उत्तर प्रदेश में 9 वर्ष के कार्यकाल को पूर्ण कर चुके हैं और शिक्षा विभाग की अगर मैं बात करूं तो उसमें आज बहुत बड़ा बदलाव हम लोगों को देखने को मिलता है। आपने 9 वर्ष का जिक्र किया, सबसे बड़ा गेम चेंजर डिसीजन क्या रहा है 9 सालों में अगर शिक्षा विभाग की बात करें तो? देखिए, शिक्षा आज के समय में अपने बच्चों को समय के साथ अप टू डेट रखना, डिजिटल लर्निंग के माध्यम से उनको जोड़ना, उनके करिकुलम को बेहतर बनाना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चों को जागरूक बनाना, बच्चे मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें और साथ साथ शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहें, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना। मुझे लगता है कि हर छोटे पहलू पे कोई एक चीज़ को अगर मैं कहूँगा तो कोई नाइंसाफ़ी होगी डिपार्टमेंट में कि केवल एक ऐसा निर्णय लिया गया जिससे डिपार्टमेंट की तस्वीर बदल गई। हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे निर्णय लिए हैं, सभी मिला करके आज बेसिक शिक्षा के विभाग का जो हमारा एक समय पे ऐसा हो गया था कि जहाँ बच्चों की संख्या लगातार गिरती चली जा रही थी, आज वहाँ पे हम लोग एक स्थिरता लेकर के आए हैं और लाखों की संख्या में हर वर्ष बच्चे जब स्कूल चलो अभियान, अभी भी हमारा स्कूल चलो अभियान नया सत्र प्रारंभ 1 अप्रैल से होने वाला है। स्कूल चलो अभियान का कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के देखरेख में, उनके नेतृत्व में जिस तरह से पूरे प्रदेश भर में चलाया जाता है, हर एक व्यक्ति इस कार्यक्रम में जुड़ता है। बच्चों को आउट ऑफ स्कूल जितने भी बच्चे हैं उनको लेकर के आने का हम सब लोग विद्यालय तक काम करते हैं। इसके माध्यम से उनकी पढ़ाई लिखाई और उनका जो ऑल ओवर बच्चों का इम्प्रूवमेंट है, ग्रोथ है, उन सारी चीज़ों को हम सब लोग मॉनिटर करते हुए आज उनके भविष्य को संवारने का काम कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों को लेकर एक परसेप्शन बना हुआ था कि ना तो टीचर जाते थे, ना ही पढ़ाने में रुचि, ना पढ़ने में रुचि। ये माइंडसेट कैसे बदला है? देखिए, शिक्षकों की गुणवत्ता, हम लोगों ने अच्छे शिक्षकों को अपने विभाग के अंतर्गत नियुक्त किया, शिक्षकों की ट्रेनिंग को हम लोगों ने बेहतर बनाया। बिल्कुल। शिक्षकों के लिए जो उनको सुविधाएं दी जानी होती हैं, ऑनलाइन सुविधाओं के माध्यम से बच्चों को, शिक्षकों के ऊपर जो कार्य करने का पहले बहुत सारे रजिस्टर्स मेंटेन करने पड़ते थे, उसको सरल करने की ओर हम सब लोग आगे बढ़े। उनको मोटिवेट करने के लिए, शिक्षकों को मोटिवेट करने के लिए हर वो उचित जो प्रयास किया जा सकता है विभाग के द्वारा किया गया। शिक्षकों को, जो अच्छे काम करने वाले शिक्षक हैं, उनको शिक्षक सम्मान पुरस्कार से पूरी पारदर्शिता के साथ शिक्षक सम्मान के जो पुरस्कार शिक्षकों को मिलते हैं उसका चयन किया जाता है। अच्छे गुणवत्ता वाले जो शिक्षक हैं, अच्छा काम करने वाले जो शिक्षक हैं, उनको चयनित किया जाता है। मुझे लगता है कि आज का जो शिक्षा विभाग है, जिस तरह से हम सब लोग पूरी तरह से इसको कायाकल्प करते हुए आगे बढ़े हैं। आज NCERT के जो करिकुलम है, पाठ्यक्रम है, उसको भी हम सब लोगों ने बना करके अपने विभाग के अंतर्गत लागू किया और क्लास 4 तक हम लोग NCERT के पाठ्यक्रम को लागू कर चुके हैं। जो भी कमियां थी आज उसको पूरी तरह से समाप्त करते हुए हम लोग अपने परिषदीय विद्यालयों के बच्चों को, आज आप किसी भी अगर अच्छे से अच्छे स्कूल के बच्चे से तुलना करेंगे तो उसके सामने उस बच्चे की नॉलेज आज कम नहीं होगी। लेकिन एक दिक्कत आज भी आती है कि सरकारी स्कूलों को लेकर माइंडसेट चेंज नहीं हुआ है। जो ठीक ठाक लोग हैं वो अभी विचार है कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़े, इसको कैसे बदलेंगे? परिषदीय विद्यालयों में हम निःशुल्क शिक्षा देते हैं और ये विद्यालय उन बच्चों के लिए हैं जो गरीब परिवार के बच्चों में है, मतलब निम्न वर्ग के जो बच्चे हैं, उनके अभिभावकों जो बच्चों की विद्यालयों के लिए फ़ीस को अफोर्ड नहीं कर सकते, हम लोग उनके लिए एक शिक्षा की व्यवस्था बनाते हैं और एक अच्छी, मजबूत और सशक्त शिक्षा की व्यवस्था को बना करके हम लोगों ने लागू किया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर की केवल बात करें
तो परिषदीय विद्यालयों में तो हम लोगों ने 19 डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ साथ आज तस्वीर बदली है। एक समय था जहाँ पे पेयजल तक की व्यवस्था नहीं थी, टॉयलेट्स की व्यवस्था नहीं थी, स्कूल में ब्लैक बोर्ड नहीं होते थे, टाइल्स नहीं होती थी, फर्नीचर नहीं होते थे, स्मार्ट क्लासेस नहीं होती थी, ICT लैब्स नहीं होती थी। आज इन सारी सुविधाओं को हम लोगों ने अपने परिषदीय विद्यालयों में पहुँचाने का काम किया है और कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को आप स्वयं देखेंगे तो अच्छा हो गया। और अगर आप अत्याधुनिक और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो PM श्री विद्यालयों के माध्यम से, अभ्युदय विद्यालयों के माध्यम से हम लोग अपने विद्यालयों को, अटल आवासीय विद्यालय हो गया, उसके माध्यम से भी अपने विद्यालयों को अपग्रेड कर रहे हैं। और CM मॉडल कंपोजिट स्कूल ये अपने आप में एक ऐसा उदाहरण है जो देश भर में शिक्षा का एक सबसे सशक्त और मजबूत मॉडल के रूप में उत्तर प्रदेश बना करके, जो बहुत जल्द जब ये विद्यालय पूर्ण हो जाएंगे खड़ा होने वाला है। उत्तर प्रदेश का शिक्षा मॉडल देश में सबसे सशक्त होगा। 25 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से हर जनपद में 2-2 CM मॉडल कंपोजिट विद्यालय अभी बना करके निर्मित किए जा रहे हैं। क्लास 12 तक की एजुकेशन इसमें होगी, बच्चों के लिए खेल कूद का मैदान होगा। इसमें जो भी आप एक अच्छे स्कूल में, प्राइवेट स्कूल जिसकी भी हम बात करते हैं, एक अच्छे स्कूल से जो आप कल्पना कर सकते हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और बच्चों को सभी तरह के लैब्स, संसाधन, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लासेस, जो भी चीज़ें आप सोच सकते हैं, अब वो हर एक सुविधाओं से लैस ये विद्यालय होने वाले हैं। और इन विद्यालयों को अभी तो हमने पायलट पे हर जनपद में 2-2 विद्यालय बनाना शुरू किया, जिस पे कार्य ऑलरेडी प्रारंभ हो चुका है और 1 वर्ष में ये विद्यालय बन करके खड़े भी हो जाएंगे और संचालित होने लगेंगे। जब ये विद्यालय का मॉडल पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा, हर ब्लॉक तक पहुंचाएगा, हम जब इस मॉडल को पहुंचाएंगे तो उत्तर प्रदेश का शिक्षा की व्यवस्था का मॉडल देश में सबसे सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। शिक्षा की बात हो रही है और हम देखिए बात करते करते किस तस्वीर के सामने आ गए। जब भी ये तस्वीर सामने आती है तो जहन में एक ही बात आता है, यूपी में नकल विहीन परीक्षा। इंस्पिरेशन मिलता है? जी देखिए, बिल्कुल उनसे तो मेरे लिए मोटिवेशन का और इंस्पिरेशन का मेरे ग्रैंडफादर एक बहुत बड़ा स्रोत हैं, जिनको देख करके हम सब लोग बड़े हुए और जिनसे सीख करके आज हम सब लोग यहाँ पर पहुँच पाएँ। और मुझे गर्व है कि मैं आज भी उन्हीं के फुटस्टेप्स पे चलते हुए, उन्हीं के पदचिन्हों पे चलता हुआ आज आगे बढ़ रहा हूँ। अपनी सफलता को उन्होंने जिस मुकाम तक उत्तर प्रदेश को लेकर के जाने की उनका जो संकल्प था, उनका जो विजन था, उसी विजन को भी हम लोग साकार करते हुए आज सफलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। बाबूजी हमेशा से उत्तर प्रदेश में, मुझे लगता है कि जितने भी पुराने व्यक्ति हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, हर एक व्यक्ति बाबूजी के कार्य को सराहता रहा है और उनके नेतृत्व के बारे में, जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश में जब उनको मुख्यमंत्री के तौर पे यहाँ पे काम करने का अवसर मिला तो किस तरह से उन्होंने अपने नेतृत्व में प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम किया, प्रदेश की कानून व्यवस्था को भी संवारने का काम किया, सुरक्षित प्रदेश को बनाने का काम किया। आज भी उसके बारे में चर्चा होती है। एक सवाल और है मेरा, यहीं पे मैं वो सवाल करना चाहूँगा। कल्याण सिंह जी की जब भी बात होती है तो सख्त छवि की बात होती है। आज आप CM योगी के साथ काम कर रहे हैं, उनकी भी छवि मिला जुला के वैसी ही है। ज़्यादा सख्त कौन है? देखिए, ज़्यादा सख्त तो मैं नहीं कहूँगा। बाबूजी ने पहले मुख्यमंत्री थे बाबूजी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के, और जो उन्होंने उस समय मानक सेट किए थे और जो उन्होंने विजन लिया था, हालांकि उनको पूरी सरकार का चलाने का अवसर नहीं मिला था 5 वर्ष का, लेकिन जो उन्होंने सोचा था कि प्रदेश किस तरह से होना चाहिए, गांव, गरीब, किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, उनका मेन फोकस होता था कि ये सशक्त होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। आज सभी पहलुओं पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने, योगी जी ने उन सभी पहलुओं को छूते हुए काम किया है और उनका नेतृत्व भी उसी तरह से, उनके जो अधूरे काम रह गए थे, बाबूजी जो विजन था, उन सभी विजन्स को आज पूरा करते हुए प्रदेश को आगे लेकर के गए। और यही ना कहीं कारण है कि जो उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ आज़ादी के बाद से, कोई भी सरकार 2 बार रिपीट कभी भी उत्तर प्रदेश में पूरा कार्यकाल नहीं करने वाली हुई है। और मुझे यकीन है कि हम जिस मजबूत नेतृत्व के साथ आज काम कर रहे हैं, योगी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा उनका नेतृत्व है और बहुत अच्छी चीज़ों की उनको समझ रहती है। आप कहीं ये भी तो नहीं कहना चाह रहे कि सत्ता की हैट्रिक हम लगाने जा रहे हैं? बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। जब सरकार हम अच्छा काम कर रही है और नेतृत्व हमारा अच्छा काम कर रहा है, तो आमजन भी इन सारी चीज़ों को देख रहा है, सराह रहा है कि मुख्यमंत्री जी किस तरह से जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। तो मुझे यकीन है कि तीसरी बार भी हम पुनः उत्तर प्रदेश में 27 में अपनी सरकार को बना करके लाएंगे। आपके दादाजी को लेकर एक सवाल और है। CM के तौर पे तो बड़े सख्त थे, दादाजी कैसे थे? बाबूजी मुझे बहुत स्नेह करते थे और मैं काफ़ी लंबे समय तक, हालांकि हम तो बहुत छोटे थे जब बाबूजी मुख्यमंत्री थे और राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय थे, हम लोग
स्कूल में मान लो मेरी तो पढ़ाई चल रही थी, लेकिन फिर भी जब छुट्टियां होती थी या कभी अगर समय मिलता था बाबूजी के साथ में कहीं जाने का, किसी प्रोग्राम्स में जाने का, तो मुझे बहुत रुचि रहती थी और मैं बहुत सारी इलेक्शन की रैलीज़ में और भी अलग अलग कार्यक्रम में बाबूजी के साथ में रहा हूँ, प्रतिभाग किया है मैंने भी। हालांकि राजनीति से मेरा कोई वास्ता नहीं था दूर दूर तक, सक्रिय राजनीति में मैं 2017 के बाद से ही 2017 से ही मेरी ये यात्रा प्रारंभ हुई, एंट्री हुई। लेकिन बाबूजी के साथ में बहुत सारी चीज़ों को बचपन से हम लोगों ने देखा है, समझा है, सीखा है, और जिस तरह से बाबूजी ने प्रदेश की जनता की सेवा करी उसी तरह से हम लोग भी प्रयास करते हैं कि आम जन की सेवा करते हुए आगे बढ़ सकें। आपने कहा कि आप पॉलिटिक्स में आपका कोई वैसा ज़मीनी तौर पे पकड़ नहीं थी। जब सियासत विरासत में मिलती है तो चैलेंजेस बड़े होते हैं। आप चाहे किसी बैकग्राउंड से आते हैं, खुद को साबित तो करना पड़ता है। चैलेंजेस बड़े नहीं होते हैं कि बहुत बड़े होते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि आपको उसी तरह से देखा जाता है कि जब आप सीधे मेरे को, जब मैं अपने क्षेत्र में जाता हूँ, क्योंकि मेरा जो निर्वाचन क्षेत्र है वही है जहाँ से बाबूजी चुन करके आते थे। मैं बाबूजी के साथ में हालांकि बहुत लंबे समय तक अपने क्षेत्र में जाता रहा हूँ, कार्यक्रमों को करता रहा हूँ, लेकिन जब आप स्वयं के ऊपर सारी जिम्मेदारियाँ आती हैं, आप खुद बाबूजी की जगह पे जिस तरह से वो अतरौली के विधायक के रूप में काम करते थे, आज मैं अतरौली के विधायक के रूप में काम कर रहा हूँ, तो लोग उसी तरह से आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं, तुलना करते हैं, अपेक्षाएं करते हैं। जब आप बाबूजी की साथ में थे, जिस तरह से बाबूजी करते थे, हम उसी तरह से करें। हालांकि मेरे लिए बहुत कई बार कठिन हो जाता है, क्योंकि बाबूजी के बारे में लोग बताते हैं कि उनकी मेमोरी बहुत अच्छी होती थी। वो हर एक व्यक्ति को नाम से जानते थे, हर एक गाँव में कौन व्यक्ति कहाँ पर है, क्या करता है, एक एक चीज़ को नाम से जानते थे। तो आज भी जब मैं जानता हूँ, मैं भी जब क्षेत्र में जाता हूँ, गांव में जाता हूँ, हालांकि हम लोग प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक लोगों के साथ में जुड़ सकें, लेकिन आज भी जो उनकी अपेक्षाएं हैं मेरे से, वो चाहते हैं कि बाबूजी जिस तरह से होते थे आप अभी उस तरह से नहीं बन पाए। कई लोग कहते होंगे कि दादाजी आपको मेरे नाम से जानते थे। बिल्कुल बोलते हैं कि, तो फिर हालांकि मैं प्रयास करता हूँ कि हम लोग सभी लोगों को साथ में जोड़ के रख सकें, उनका घर परिवार के साथ, क्योंकि बाबूजी ने राजनीति जो है बिल्कुल ज़मीनी स्तर की करी है। जब शुरुआती दौर में थी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का उस समय इतना बड़ा अस्तित्व नहीं होता था जब बाबूजी राजनीति में सक्रिय थे। उन्होंने राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में एक मजबूती देने का काम किया, और साथ साथ सभी लोगों को, सभी वर्गों के लोगों को साथ में जोड़ते हुए आज भारतीय जनता पार्टी, जिसको हम देखते हैं कि देश का, जो दुनिया का सबसे बड़ा एक राजनीतिक संगठन बन चुका है, और प्रदेश में आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से हमारी सरकार काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में काम कर रही है। ये सब मुझे लगता है कि हमारे जो पार्टी के साथ में जुड़े हुए हमारे पूर्वज हैं, हमारे पहले के जितने भी हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, उन्हीं सब लोगों के कारण आज संभव हुआ है। व्यक्तिगत पहचान बनाना कितना मुश्किल होता है जब आपके दादा कल्याण सिंह जी रहे हो? देखिए, मुझे अपने आप को, आप अपने काम के ऊपर फोकस रखिए, अपनी चीज़ों को आप समय से पूर्ण कीजिए। जो भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, अगर आप अपने दायित्वों को निभाते हुए और लोगों की अपेक्षाएं जो आपसे रहती हैं, अगर आप उनको निभाते हुए अपना काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि आपको अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ अलग से आवश्यकता नहीं है किसी चीज़ को करने के लिए। मेरा प्रयास रहता है कि मेरे पास जो भी जिम्मेदारियां हैं, जो मेरे दायित्व हैं, जो मुझे निभाने हैं, मैं उनको पूरा करूं, समय से अपनी चीज़ों को डिलीवर करूं। जनता का निर्णय होता है कि किस व्यक्ति को उनको आगे लेकर के जाना है, किस व्यक्ति को सराहना है या किस व्यक्ति के कार्य की आलोचना करनी है। हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, तो हम लोग तो अपना काम करते हैं, अपने काम में पूरी तरह से फोकस्ड रहते हैं। बाकी जनता का ये डिसीजन है कि हमको सराहेगी, हमारे को पहचान मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो जनता का डिसीजन है। आपकी सरकार ने एक डिसीजन लिया है मदरसों को राज्य विश्वविद्यालयों से जोड़ने के लिए, और एक और डिसीजन उससे पहले लिया था, जितने भी मदरसे में फंडिंग हो रही है मदरसों में, उसकी जांच होगी, वित्तीय लेन देन की। मामला सिर्फ शिक्षा का नहीं है, सुरक्षा का भी है। देखिए, मुझे लगता है कि शिक्षा बच्चों के भविष्य के लिए होती है, और शिक्षा गुणवत्तापरक होनी चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे बच्चों के भविष्य को हम संवार सकें, उसको हर एक चीज़ के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें, अपने भविष्य को, अपने फ्यूचर को, करियर को बनाने के लिए। और अगर कोई भी संस्थान, कोई भी विद्यालय अगर इन सारी चीज़ों पे खरा नहीं उतरेगा और इन सारे पैरामीटर्स को नहीं पूरा करता है, तो उस पर हम लोगों को मॉनिटर करना सरकार का दायित्व बनता है। और जहाँ पर हम लोगों को लगता है कि इस तरह की आवश्यकताएं हैं, जैसे कि आपने जिक्र किया कि मदरसों में, मुझे लगता है कि वहाँ पे जो हमारे शिक्षा के पैरामीटर्स थे, वो सारी चीज़ों के जो मानक थे वो दुरुस्त नहीं थे, पूरे नहीं थे। हम लोगों का दायित्व बनता है कि उसको मॉनिटर करें और वहाँ पे जो भी उचित शिक्षा से लेकर के संबंधित जो भी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए बच्चों के लिए, उसको हम लोग उपलब्ध कराएं।
राजनीति में परफॉर्मेंस और परसेप्शन, इन दोनों के बीच के अंतर को तो बीजेपी समझ गई होगी। आपकी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन क्या जनता के बीच में परसेप्शन बन पा रहा है? क्योंकि मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ ना कि लोकसभा चुनाव में एक नैरेटिव बना और उस नैरेटिव सारा खेल कर गया। देखिए, जनता कोई आज के समय में अगर मैं कहूं कि चुनाव के समय जितने भी विपक्ष के लोग हैं, विरोधी लोग हैं, वो भरपूर प्रयास करते हैं कि सरकार के द्वारा जितने भी कार्य किए गए वो नकारात्मक हैं। सरकार की आलोचना करने के लिए किसी भी तरह का कोई भी झूठ भी अगर उनको बोलना पड़ता है तो वो उसको झूठ बोलने से भी पीछे नहीं हटते हैं। एक नेगेटिव नैरेटिव को सेट करने के लिए जो विपक्ष है वो भरपूर प्रयास करता है। एक आमजन होने के नाते, सामाजिक व्यक्ति होने के नाते हम लोगों का दायित्व बनता है, आमजन का दायित्व बनता है कि सरकार के द्वारा कराई जा रही जो सकारात्मक पहले हैं, सरकार के द्वारा कराई जा रही जो योजनाओं का क्रियान्वयन है, हम हर एक व्यक्ति को, हर समाज को साथ में जोड़ के चलने का सरकार प्रयास कर रही है और सबको लेकर के भी चल रही है। प्रयास केवल प्रयास ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, सभी लोगों को सफलतम जो हमारा नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इस नारे को हम लोग पूरी तरह से साकार करते हुए, चरितार्थ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। आमजन को देखना चाहिए कि चुनाव के समय जो लोग केवल चुनाव के समय ही दिखाई देते हैं, ऐसे लोग जो भ्रम फैलाते हैं, उन सभी लोगों की बातों से हम लोगों को बचने का प्रयास करना चाहिए। और जो गलतियाँ 2024 में देखिए करी गई और आमजन को किसी ना किसी तरह से, चाहे वो संविधान को लेकर के हो या फिर वो सरकारी नौकरियों को लेकर के हो, किसी भी तरह के जो नेगेटिव जितने भी परसेप्शंस बनाए जाते हैं, उन सारी चीज़ों पे भरोसा ना करते हुए वाकई में जेन्युइन जो फैक्ट्स हैं, सरकार की असली चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को हम लोग देख करके तब अपना निर्णय लें कि कौन से व्यक्ति, कौन सी सरकार हमारे देश के लिए, प्रदेश के लिए अच्छा काम कर रही है और कौन व्यक्ति हमारे प्रदेश के लिए बुरा। एक मूवी आई है धुरंधर द रिवेंज, देखिए आपने? मैंने अभी, मुझे अवसर नहीं मिला वो पिक्चर देखने का, लेकिन चर्चाएं मौका मिलेगा उसके बारे में। चर्चाएं काफ़ी हो रही है। अखिलेश यादव जी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी पैसे दे के अपना पीआर करवा रही है ऐसी फिल्में बनवा के। देखिए, सरकार की आलोचना करने के लिए शायद अब उनको एक पिक्चर का सहारा लेना पड़ गया। जो चीज़ है, मुझे लगता है कि वो एक मनोरंजन के लिए चीज़ बनाई गई है, लोगों के मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, और वो किसी भी पार्टी या किसी भी व्यक्ति की, एक पर्टिकुलर व्यक्ति की विचारधारा से जोड़ करके मुझे नहीं लगता कि कोई भी पिक्चर को बनाया जाता है। वो जो रियल फैक्ट्स हैं, जो सारी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों का ही मुझे लगता है उसमें दर्शाया गया। हालांकि मुझे अवसर नहीं मिला अभी पिक्चर देखने का, लेकिन जितना भी लोगों के रिव्यूज़ और जितनी भी चीज़ें मैंने सुनी है कि मूवी बहुत अच्छी है और उसमें जो चीज़ें हैं उसको लोग बहुत ज़्यादा सराह रहे हैं। एक वास्तविक सवाल कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी की एक विधायक है, बागी विधायक कह सकते हैं, उनको पार्टी से निकाल दिया गया, पूजा पाल। उन्होंने कहा कि अतीक अहमद पर जब कार्रवाई कर रही थी योगी सरकार, तो अखिलेश यादव को ये रास नहीं आया और असली धुरंधर सीएम योगी ही हैं। तो ये जो जेन्युइन फैक्ट है, ये तो सभी लोगों ने, आपने देखा कि किस तरह से पिछले समय में पूजा पाल जी के साथ में जो घटना हुई, हम सभी लोग उसको देख रहे हैं और हमारा संगठन भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उनके साथ है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनको पूरी तरह से जो सहयोग दिया जा सकता था एक मुख्यमंत्री के रूप में, वो सहयोग दिया। और आज इसीलिए ये बात सामने आई है, हम सब लोग जो आप यहाँ बैठ करके चर्चा कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के समय में किस तरह से इस तरह के जो लोग होते थे, आपराधिक छवि वाले लोग होते थे, जिसको मुझे कहने में कतई संकोच नहीं है, उनको संरक्षण दिया जाता था और उनको कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास किया जाता था, जिससे कि उनका जो आतंक उत्तर प्रदेश में और देश भर में कहीं पे अलग अलग राज्यों में, अलग अलग स्थानों पर जो चल रहा था, उसको मजबूती मिलती थी। आज जब से हमारा नेतृत्व आया केंद्र में और प्रदेश में, इस तरह का कोई भी एक्टिविटी उत्तर प्रदेश में नहीं हुई। इस तरह का कोई भी व्यक्ति, आपराधिक छवि वाला व्यक्ति, सरकार के द्वारा किसी को भी संरक्षण नहीं दिया गया। और बल्कि ऐसे जितने भी लोग थे, आज पूरी तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर से भाग चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, उनका पूरी तरह से खात्मा किया जा चुका है। चलते चलते बात करते हैं फिर। यूपी में महिलाएं अचानक से सियासत के केंद्र बिंदु में आ गई हैं, बीजेपी जब से सत्ता में आई है। अखिलेश यादव जी अब उसी वोट बैंक पे नज़र भिड़ाए हुए हैं। पीडीए का उन्होंने नाम चेंज करके अब आधी आबादी, ए का मतलब अल्पसंख्यक से आधी आबादी कर दी है। असर पड़ेगा? देखिए, जैसा कि मैंने पिछले सवाल में आपको उत्तर दिया कि आमजन के बीच में जो लोग, आमजन के, गरीब के कभी भी हितैषी नहीं होते थे अपनी सरकार के समय में, जब उनको 2-2 बार 3-3 बार प्रदेश में सरकार में आने का अवसर मिला,
जब उन्होंने इन सारी चीज़ों के बारे में नहीं सोचा और जब आज वे सरकार में नहीं है, तब मजबूरन उनको आकर के इन सारी चीज़ों के ऊपर पीडीए का नारा लेते हुए आमजन के बीच में जाने का उनको सहारा लेना पड़ रहा है। वंचितों का, गरीबों का, पिछड़ों का उनको सहारा लेना पड़ रहा है, उनके बारे में बात कर रहे हैं। आज जिन लोगों को वे अपने सरकार के समय में पूरी तरह से उनका शोषण करते थे, उन लोगों को जितना हानि पहुंचाया जा सकता था उनको हानि पहुंचाते थे। उनके वोट से सरकार में तो आ जाते थे, लेकिन जब उनको लाभ देने की बात होती थी तो कहीं ना कहीं उससे पूरी तरह से उन लोगों को वंचित कर दिया जाता था। आज वही लोग इनकी बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि आमजन को स्वयं देखना चाहिए कि कौन व्यक्ति उनके हित के लिए काम करता है और कौन सा व्यक्ति उनके नुकसान के लिए। समाज के अंतिम पायदान पे भी जो व्यक्ति है उसको सशक्त और मजबूत बनाने के लिए और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हमारी प्राथमिकता रही है और हमने इसी तरह से अभी तक 9 वर्षों के कार्यकाल में काम किया है। यूपी की सियासत में एक और नाम बड़ी चर्चा में आ गया अचानक से, कांशीराम जी। कांग्रेस भारत रत्न देने की मांग कर रही है और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि कांशीराम जी का सियासी करियर ही कांग्रेस की खिलाफत से शुरू हुआ था। आपको लगता है कि इसका असर पड़ेगा ग्राउंड पे? देखिए, हर एक व्यक्ति जो राजनीति के साथ में जुड़ा हुआ है और उनके जो योगदान है उसको तो हम लोग किसी भी तरह से ये नहीं कर सकते कि उन व्यक्ति ने गलत काम किया या सही काम किया। और जहाँ तक उस व्यक्ति को सम्मान देने की बात है तो अपनी अपनी विचारधाराओं की हम सब लोग हर एक व्यक्ति की अपनी अलग विचारधारा होती है, हर एक संगठन की अपनी अलग विचारधारा होती है। हम हर एक महापुरुष का जिन्होंने अपना योगदान दिया हम सबका सम्मान करते हैं और सबको साथ में लेकर के चलने का हम लोग प्रयास करते हैं। चलते चलते कि आखिर में हम एक रैपिड फायर करते हैं। कुछ एक सवाल मैं पूछूंगा और जल्दी जल्दी आपको जवाब देना होगा। कल्याण सिंह जी का नाम प्रेशर है या प्रिविलेज? नहीं, मेरे लिए तो सम्मान है। लेगेसी बचाना ज़्यादा मुश्किल या खुद को साबित करना? मैं अपने आप को साबित करने के लिए ज़्यादा मैं इसको बोलूँगा, मैं खुद को साबित करना एक चाहता हूँ। चीज़ जो दादाजी से सीखना चाह रहे हैं या फिर अभी भी सीख रहे हैं? जनसेवा, उनका अच्छा। जो आम जन को डील करने का और उनके साथ में रहने का जो तरीका था। कुछ एक नाम मैं लूँगा, फटाफट एक शब्द जो उनके बारे में दिमाग में आएगा बता दीजिएगा। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं जिस पे आप कुछ नहीं बोलना चाह रहे हैं। सीएम योगी? एक बहुत मजबूत नेतृत्व। पीएम मोदी? एक ऐसा नेतृत्व जो पूरे विश्व में सराहाया जा रहा है। कल्याण सिंह जी? मेरे अभिभावक। संदीप सिंह? एक समाज सेवी। अखिलेश यादव? मैं उनके बारे में भी कहूँगा समाज सेवी, लेकिन सबकी विचारधाराएं, हर संगठन की विचारधाराएं अलग होती हैं। कोई किसी को साथ में लेकर के चलना चाहता है, कोई किसी को साथ में लेकर राहुल के गांधी? चलना चाहता है। एक अच्छे व्यक्ति। राहुल गांधी को युवा नेता आप मानते हैं कि नहीं? क्योंकि आप युवा हैं और उनके बारे में अभी भी परसेप्शन है देखिए, कि नेता का तो नहीं मालूम, लेकिन एक अच्छे व्यक्ति हैं। बस नेतृत्व करने की क्षमता मुझे नहीं लगता कि ईश्वर हर एक व्यक्ति को देता है एक अच्छा नेतृत्व करने की, लेकिन अच्छे व्यक्ति हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सर। तो चलते चलते के इस खास एपिसोड में हमारे मेहमान थे यूपी सरकार में मंत्री संदीप सिंह जी। चलते चलते के अगले एपिसोड में फिर किसी शख्सियत के साथ मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए DD UP।